आप सभी का स्वागत है सीएसएन स्टडी में। और आप लोग देख रहे हैं जो प्रोजेक्ट रेल के तहत कोडरमा जिला में मॉडल प्रश्न पत्र निकला यानी कि मॉडल सेट निकला, उसके हम लोग विज्ञान के सेट 4 यानी कि आज क्लास 10 के कक्षा 10 की यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है विज्ञान के सेट 4 को हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और सब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को यानी कि सब्जेक्टिव टाइप जितने भी प्रश्न हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, आपको आंसर बताएंगे। साथ ही साथ ये बोलना चाहते हैं कि हमारे चैनल में जो है 1 से लेकर 5 तक के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उसके सॉल्व किया गया है, और साथ ही साथ इससे आपको क्वेश्चन भी आ रहा है। तो सिर्फ कोडरमा जिले के लिए ही नहीं है, ये पूरे झारखंड के लिए है। ठीक है, ये झारखंड के जितने विद्यार्थी इसको देखते हैं तो आपका एग्जाम में जो है बहुत ही अच्छा जाएगा। तो 100% इसमें स्किप ना करते ही देखिएगा। साथ ही ये बोलना चाहते हैं हमारे चैनल में सबसे पहले नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग आंसर की ओर। ठीक है, सेट 4 के हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेट 4 में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं सेट 4 की ओर। देखिए सेट 1 सेट 4। ठीक है, तो हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप को कर चुके हैं, तो इसको आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सेट 4 ठीक है, सेट 4 होगी यहाँ पर सेट 4 में आ गया। हम लोग सब्जेक्टिव में देखिए साफ साफ लिखा है सब्जेक्टिव में आगे, यहाँ पर सब्जेक्ट सेट 2 है, सेट 3 में आगे सेट 4 यानी कि अब हम लोग सेट 4 में प्रवेश करेंगे। ठीक है, तो सेट 4 में यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि विज्ञान में जितने भी प्रश्न है, ठीक है 19 के 19 यहाँ पर देखिए 19 प्रश्न है टोटल, तो 19 के हम लोग आंसर को जानेंगे। ठीक है, आपको स्किप ना करते हुए देखना है। चलिए आंसर जानते हैं। तो पहला यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। पहले देखिए क्या किस क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। तो यहाँ किसी क्षण चुंबक के चारों ओर क्या खींचने बोला गया है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचने बोला गया है, तो आपको चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचना है। ठीक है, चलिए चलते। तो यहाँ पर देख ही पा रहे हैं आप लोग सेट 4 प्रोजेक्ट रेल मॉडल पेपर साइंस सब्जेक्टिव सॉल्यूशन। यानी कि देखिए हम लोग पहला क्वेश्चन जो था उसका आंसर बताते हैं। किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए, यानी कि जैसे आपको क्षण चुंबक के चारों ओर क्या खींचना है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचना है। तो हमेशा जानिएगा नॉर्थ से देखिए चुंबक पहले क्या कर दिए, ड्रॉ कर दिए, उसके बाद रेखा को कैसे खींचिएगा, तो हमेशा जानिएगा कि नॉर्थ से साउथ की ओर जाता है। ठीक है, नॉर्थ से साउथ की ओर, ठीक है बाहर में, और अंदर में क्या होता है साउथ से नॉर्थ की ओर जाता है अंदर में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जितना आप लोग इसको ऐसे किए ऊपर वाला, नीचे वाला भी इसी तरह से कीजिएगा। ठीक है, नीचे वाला भी क्या कीजिएगा, इसी तरह से कीजिएगा। ठीक है, और इसका तीर का निशान इधर दे दीजिएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद कुछ यहाँ पर देखिए इस तरह कीजिए, एक बार तीर का निशान दे दीजिएगा, यानी कि निकल रहा है कि कहाँ से, नॉर्थ से निकल रहा है और साउथ में प्रवेश कर रहा है। तो इधर से आ रहा है तो इसका तीर का निशान इस तरह का दे दीजिएगा। ठीक है, अंदर में साउथ से नॉर्थ की ओर जाता है, नॉर्थ से मतलब नॉर्थ से और साउथ की ओर बाहर में जाता है। ठीक है, बाहर में जब हम लोग दिखाते हैं तो नॉर्थ से साउथ में अंदर घुसता है इसके चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, कि नेत्र की समझन क्षमता से अभिप्राय क्या है। तो देखिए क्या अभिप्राय है यहाँ पर, नेत्र की समझन क्षमता क्या है। देखिए नेत्र की समझन क्षमता वो क्षमता होती है जिसके कारण आंख अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट और दूर वस्तुओं के रेटिना पर फोकस करता है। यानी कि नेत्र की समझन क्षमता वो क्या है, जो कि हमारे क्या करता है, फोकस दूरी को समायोजित करके किसी निकट और दूर वस्तुओं को क्या करता है, रेटिना पर उसका प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि फोकस करता है। तो वो क्या कहते हैं, नेत्र समझन क्षमता कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, उत्तल लेंस। देखिए उत्तल लेंस में बनते हुए प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचे जब प्रकाश केंद्र O और फोकस के बीच हो, यानी कि जब वस्तु यहाँ कहाँ पर होगा कि वस्तु O और F के बीच। ठीक है, वस्तु कहाँ होगा, O और F के बीच। चलिए इसको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग कि कहाँ रखे हैं वस्तु को, तो वस्तु को रखे आपका O और फोकस के बीच, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच। तो वस्तु से मुख्य अक्ष समांतर गया और कहाँ निकलता है, फोकस में निकल गया, और एक फोकस में आता है तो फोकस में ही निकल जाता है। यानी कि इसमें जो प्रकाशिक केंद्र से कोई होकर क्या जाता है, तो वो प्रकाशिक केंद्र से होकर वापस चला जाता है। ठीक है, ये प्रकाशिक केंद्र है, देखिए ये प्रकाशिक केंद्र है, ये प्रकाशिक केंद्र ऐसे होकर किरण जा रहा है, तो प्रकाशिक किरण में ही क्या हो गया, वापस लौट के। तो ये हो रहा है, ये प्रकाशिक केंद्र में ही क्या होता है, तो प्रकाशिक केंद्र में वापस लौट जाते हैं। इसका मैं ड्रॉ करके नीचे पीछे तरफ बनाए हैं, तो यहाँ पर बन रहा है, यानी कि इसमें इसको ड्रॉ करने बोला गया था, आपको ड्रॉ कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी तरह से ड्रॉ कर दीजिएगा।
कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, यानी कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ करते हैं। देखिए वायु में पहले से जैसे लोहे की वस्तु देखते हैं ना, खुले वायु में छोड़ देते हैं तो उसमें ऊपर क्या चढ़ जाता है, थोड़ा सा मिट्टी कलर का क्या हो जाता है, उसमें ऑक्साइड चढ़ जाता है, यानी कि मिट्टी कलर देखने को मिलता है कि वो जंग होता है ना, जंग लग जाता है, थोड़ा सा क्या मिट्टी कलर देखने को मिलता है, ठीक है, पीला पीला टाइप। तो इसमें जो है कि उसी तरह मैग्नीशियम क्या है, वो एक अत्यंत अविक्रियाशील धातु है, ठीक है। जैसे ही उसको वायु में रखते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत उसमें चढ़ी हुई रहती है, ठीक है। उसमें क्या होती है, पहले से मैग्नीशियम और ऑक्साइड चढ़ी हुई रहती है। इसको यदि जलाएंगे रिबन को तो हमें पहले जो सेरस पेपर मिलता है या रेगमल पेपर, ठीक है, जिसको सेरस पेपर कोई बोलते हैं, कोई रेगमल पेपर बोलते हैं, तो उससे क्या करते हैं, साफ करते हैं पहले, ठीक है। साफ करने के बाद वो आसानी के साथ, क्योंकि बहुत ही अविक्रियाशील धातु होते हैं जिसके कारण आसानी के साथ फिर से वो क्या दहन हो जाता है, यानी कि फिर से जल जाता है। यहाँ पर साफ साफ लेके है, यदि मैग्नीशियम रिबन जो नाम वायु के संपर्क में रहता है तो उस पर सफेद रंग की क्या चढ़ जाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड चढ़ जाती है। यह परत मैग्नीशियम के जलने में अवरोध पैदा करती है, इसलिए वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्या करना चाहिए, रेगमल पेपर से साफ करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों। देखिए आयनिक यौगिकों का गलनांक क्यों उच्च होता है, तो देखिए आयनिक यौगिकों में आयनों के बीच मौजूद अंतर होता है, यानी कि अंतर आणिक आकर्षण बल होता है। देखिए आयनिक यौगिक जितने भी है उसके अंतर आणविक आकर्षण बल होता है, उसके बीच में क्या पाया जाता है, अंतर आणिक आकर्षण बल पाया जाता है, जिसके कारण इस आकर्षण बल को कम करने के लिए अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देखिए इसको यदि हम लोग इस आकर्षण बल को यदि कम करने जाएंगे तो बहुत ही ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि आयनिक यौगिकों का या गलनांक या द्रव्यमाप क्या होता है, उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है। देखिए प्रतिवर्ती क्रिया जो क्या है, अचानक पलके झपक जाना, उसके बाद चौंक जाना, छींकाना ना, उसके बाद डर जाना अचानक, तो ये सब क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया है। तो यहाँ पर देखिए प्रतिवर्ती क्रिया जो मस्तिष्क के द्वारा प्रचलित नहीं होती, यानी कि मस्तिष्क के द्वारा नहीं होती, वो अपने आप हो जाती है, इसलिए उसके अनैच्छिक क्रियाएं हैं। क्या है, अनैच्छिक क्रियाएं। जैसे कीड़ा आता है मतलब उड़ते हुए, आंखें पलके क्या होते हैं, झपक जाती है, तो वो क्या है, अनैच्छिक क्रियाएं हैं। यह मेरुज्य के द्वारा जैसे कोई पूरा तीव्र रोशनी, मतलब पूरा जोर से प्रकाश आ रहा है, पूरा तीव्र गति से, पूरा लाइट एकदम, तो उससे क्या हो जाता है, आंखें झपक जाते हैं। तो ये सब क्या है, अनैच्छिक क्रियाएं हैं, होती है जो प्रेरक के प्रत्युत्तर में होती है, ठीक है। प्रेरक के क्या होती है, जो प्रेरक मतलब जिसका होता है वो प्रेरक के प्रत्युत्तर में होती है। ये क्रियाएं चाहे मस्तिष्क की इच्छा के बिना होती है, या मस्तिष्क के मतलब इच्छा के बिना होती है, पर मस्तिष्क तक इसकी सूचना पहुंचती है। लेकिन इसका जो सूचना है मस्तिष्क तक पहुंचे जहां सोचने विचारने की प्रक्रिया होती है, यानी कि जहां पर इसे सोचने विचारने की प्रक्रिया होती है, यानी कि मस्तिष्क द्वारा प्रचलित नहीं होते, लेकिन ये क्या है, अनैच्छिक क्रियाएं होती है, लेकिन प्रेरक के प्रत्युत्तर में होती है, ठीक है। यह मस्तिष्क में क्या होती है, इच्छा के बिना ही होती है, लेकिन मस्तिष्क को यह क्या, हमारे जो माइंड को है ये सूचना देता है जरूर, ठीक है। और सोचने विचारने की प्रक्रिया होती है। डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है। देखिए जनन की मूल घटना क्या है, डीएनए की प्रतिकृति बना है। जनन में एक कोशिका द्वारा डीएनए की प्रतिकृति का निर्माण तथा अतिरिक्त कोशिका द्वारा संगठन का सृजन होता है, यानी कि अतिरिक्त जो कोशिका होते हैं उससे संगठन का सृजन होता है। आप लोग ठीक है, जनन की मूल घटना जो है डीएनए की प्रतिकृति बना होता है। जनन में एक कोशिका द्वारा क्या होता है, डीएनए की प्रतिकृति बनता है, और साथ ही उसके जो अतिरिक्त जो कोशिका होते हैं उसका सृजन होता है, ठीक है। सृजन मतलब उसका निर्माण होता है, मैंने सृजन होता है मतलब क्या, उसका वो बनता है, ठीक है, सृजित ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेक्शन बी में हम लोग चलिए देते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस या अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। देखिए अभिसारी लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि एक ही जगह जितने भी प्रकाशिक केंद्र होते हैं, मतलब एक ही जगह क्या करते हैं, वो एक ही जगह पर केंद्र पर फोकसिक करते हैं, यानी कि एक ही बिंदु पर मिलाते हैं, इसलिए क्या करते हैं, अभिसारी कहते हैं। जो अवतल दर्पण होता है वो क्या करते हैं, एक जगह नहीं करके वो चारों तरफ अपसारित मतलब विशाल मतलब बिंदु से क्या करते हैं, वो एक दूसरे अलग चित्र वितर कर देते हैं ना। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि उत्तल लेंस अभिसारी लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें के लेंस के अपवर्तन के बाद एक ही बिंदु पर क्या होती है, मिलती है, इसलिए उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। जबकि अवतल लेंस अभिसारी लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि लेंस अपवर्तन होने के बाद प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर से फैलती हुई प्रतीत होती है, यानी कि फैल जाता है पूरा, ठीक है। जैसे यह अवतल लेंस है,
ठीक है। यहाँ पर आता है प्रकाश, ठीक है। ये इधर से लेकिन जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए, लेकिन क्या होता है इधर फैल जाता है पूरा एकदम, ठीक है। इस तरह फैल जाता है प्रकाश, ये मान लीजिए आ रहा है तो यहाँ पर फैल जाता है, ठीक है। तो इस तरह के फैलने की जो फैलने को क्या कहते हैं, अपसारित हो रही है, ठीक है। आप लोग इसका वीडियो हम बना दिए हैं बहुत ही सुंदर से, आप लोग यूट्यूब में जाकर हमारे चैनल में देख सकते हैं क्लास 10 के, ठीक है। तो उसमें आपको उत्तर लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं और अभिसारी लेंस, उत्तर लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं और उत्तर लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, उसके बारे में डिटेल से पढ़ाया गया है अलग से वीडियो बनाकर, तो उसको देख लीजिएगा, हम डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दे देंगे, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग मैथ बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि एक मैथ दिया हुआ है, न्यूमेरिकल है, ठीक है। 2 पाई, 3 पाई, 6 पाई के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 पाई और 1 पाई होगा, ठीक है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि 3 प्रतिरोध है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर 2 पाई, 3 पाई और 6 पाई है, प्रतिरोधकों के किस प्रकार संयोजित करेंगे। यहाँ पर किस प्रकार हम लोग देखिए श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम। तो हम लोग पहले जो है, जो पार्श्व क्रम में जो है जो प्रतिरोधक है उसको हम लोग 3 पाई और 6 पाई को, ठीक है, यहाँ पर बनाते हैं। देखिए अब देखते हैं हम लोग कैसे बनाते हैं इसको। देखिए 2 पाई, 3 पाई, 6 पाई है, तो यहाँ पर देखिए इसको जो है यहाँ पर क्या करेंगे कि तीनों प्रतिरोधक के किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 पाई होगा और 1 पाई होगा। देखिए 3 और 6 पाई को क्या करेंगे, वो उसको पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे, ठीक है। और जो है 2 पाई को किस में जोड़ेंगे, आपको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो इसका जो मान होगा आपका, देखिए इसका मान जैसे हम लोग निकालेंगे तो निकल जाएगा आपका 2 + 1/3 + 1/6, ठीक है, इससे निकलेगा। तब उसका लास्ट में क्या होगा 2 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका पार्श्व क्रम वाला और संयोजन क्रम को मिलाएंगे तो 2 + 2 आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद, तो इसका यानी कि 4 आंसर होगा, ठीक है। 4 पाई आंसर आ जाएगा आपको, ठीक है। तो आपको कैसे क्या बोले कि 2 पाई को हम लोग किस में आपको लिखना है कि 2 पाई को श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे तथा 3 पाई या 6 पाई को पार्श्व क्रम में संयोजित करेंगे। उसके बाद कुल प्रतिरोध का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 4 पाई आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इसके 1 पाई कैसे निकालेंगे, तो तीनों को जो है ना सभी को पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे, लेकिन 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 करेंगे, उसका प्रतिरोध निकल जाएगा तो 1/2 बच जाएगा, 1/3 बच जाएगा, 1/6 बच जाएगा, लास्ट में आ जाएगा आपका 6/6 आ जाएगा। यानी कि 6/6 जब आ जाएगा काट देंगे तो बच गया 1 पाई, ठीक है ना। तो यानी कि 1 पाई ओम हो जाएगा। तो यानी कि इसमें देखिए तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको आप लोग समझ गए तो बना लीजिए। नेक्स्ट आप लोग समझते हैं, नेक्स्ट क्या है कि चुंबकीय बल रेखा क्या है, चुंबकीय बल रेखाओं को प्रमुख गुण लिखिए, ठीक है। यहाँ साफ साफ लिखा है चुंबकीय बल रेखा क्या है, इसके प्रमुख गुणों को लिखिए। चुंबकीय बल रेखा यह क्या है पहले समझते हैं। चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाएं जो होते हैं वो काल्पनिक बंद वक्र रेखाएं होती हैं जो चुंबक क्षेत्र की दिशा का प्रदर्शन करती है। साफ साफ समझ में आ गया कि चुंबकीय क्षेत्र जो रेखा होती है वो क्या है, काल्पनिक रेखा है। उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करता है, वो संकेत करता है, ठीक है, यह प्रदर्शन करता है। नेक्स्ट क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाओं के गुण क्या है, तो देखिए ये चुंबकीय अभी हम लोग समझे कि नहीं कि उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं और अंदर मतलब बाहर में होता है। वो दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव तक क्या होता है, अंदर में होता है, अर्थात बंद वक्र बनाती है। यानी कि वो जो बंद क्या बनाती है, वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बनाती है। नेक्स्ट इसी का हम लोग देखते चले, इन बल रेखाएं किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी क्षेत्र जो होती है बल की दिशा को प्रदर्शित करती है, ठीक है। यहाँ पर इन बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा होती है उस बिंदु पर क्या करती है, परिणामी या क्षेत्र बल की दिशा को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। दो बल रेखाएं जो होती है आपस में कभी भी, दो जो बल रेखाएं होती है जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वो आपस में कभी भी नहीं काटती है, याद रखिएगा, ठीक है। वो आपस में क्योंकि उससे क्या दो दिशाएं निकल जाएगी, मतलब अलग अलग दिशा निकल जाएगी, ठीक है। तो इसलिए उसको हम लोग कभी भी आप लोग को क्वेश्चन आ सकता है कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, तो आपको कि यहाँ कितने दिशा निकल सकता है, या आपको पूछ सकता है कि एक दूसरे को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी काटते हैं कि नहीं। उसके बाद आपको ऑप्शन में हाँ काटते हैं, कितने दिशा निकलता है, ये पूर्व की या पश्चिम की, कुछ भी दे दें, आपको क्या करना है। लेकिन आप लोग याद रखिएगा कि काटती है
नहीं काटती है, ठीक है, काटती है नहीं काटती है, या आपको दे सकते हैं कि हाँ दोनों काटती है, आप दोनों सही है, नहीं काटती है काटती है, ऐसे इनमें से कोई नहीं, तो आपको दे सकते हैं। लेकिन कभी भी ये मानिएगा कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है कभी भी आपस में नहीं काटती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्या कहा जाता है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए, ठीक है। यानी कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के इसीलिए, चलिए जान लेते हैं पहले कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के क्यों विपरीत कहते हैं, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करता है, जबकि वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, पदार्थ टूटकर क्या करते हैं, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। यानी कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया क्या कहते हैं, विपरीत कहते हैं, ठीक है। इसके उदाहरण समझ देखिए, तो संयोजन अभिक्रिया के दो अभिकारक मिलकर क्या एकल उत्पाद का निर्माण करता है, जबकि क्या करता है वियोजन अभिक्रिया में कि एकल अभिकारक क्या करता है, तो इसमें अपघटित होकर दो उत्पाद का निर्माण करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, ये प्रक्रम कहाँ होता है, यानी कि हमारे शरीर में जो वसा है कहाँ पचता है, ठीक है। तो ये प्रक्रम कहाँ होता है, देखिए चलिए जानते हैं कि हमारे शरीर में वसा का पाचन छोटी आंत में, तो कहाँ होता है, तो छोटी आंत में। याद रखिएगा हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे कहाँ होता है, आपको पूछ सकता है, तो छोटी आंत, बड़ी आंत, आपको और भी कुछ दे दे आमाशय, ठीक है, आपको कुछ भी ऑप्शन दे दे, लेकिन आपको क्या करना है, छोटी आंत मानना है, ठीक है। आपको क्षुद्रांत में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में जो होती है, कि क्षुद्रांत कहाँ होती है, वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होती है, जिससे उस पर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल हो जाता है। यानी कि क्षुद्रांत, देखिए क्षुद्रांत में क्या होती है, वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होती है, बड़ा बड़ा होता है, जिसके कारण वहाँ पर एंजाइम अपना कार्य नहीं कर सकते, यानी कि उसको जो हजम नहीं कर सकता है, ठीक है, यह पचा नहीं सकता है, ठीक है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर देखिए कि ये लीवर जो है, लीवर द्रावित स्रावित पित्त लवण उन्हें छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है। यानी कि जो लीवर है वो स्रावित पित्त लवण जो है, छोटे जो बड़ी गोलिका थी वो पित्त लवण जो है उसको क्या करती है, छोटी गोलिका में तोड़ देता है, जिससे एंजाइम क्रियाशीलता बढ़ जाती है। यानी कि जो एंजाइम की जो क्रियाशीलता है, अब क्रियाशीलता वह बढ़ जाती है, यह इम्यूनोस्क्लेरोसिस क्रिया कहलाती है। यानी कि जो एंजाइम जब उसमें क्रिया करने लग जाती है तब वो उसको क्या कहते हैं, इम्यूनोस्क्लेरोसिस क्रिया कहते हैं। पित्तरस अम्लीय माध्यम को क्षारीय बनाता है। पित्तरस क्या करता है, अम्लीय माध्यम को क्षारीय बनाता है, ताकि अग्नाशय से स्रावित लाइपेज एंजाइम जो क्रियाशील हो सके। लाइपेज एंजाइम वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित करते हैं। यानी कि लाइपेज एंजाइम जो होता है, लाइपेज एंजाइम वो क्या कहता है, वसा को क्या करता है, वसा अम्ल में बदलता है तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। उसके बाद बदलने के बाद पाचिस वसा अंत में आंत्र की भित्ति अवशोषित कर लेते हैं। जो पच जाता है उसके बाद धीरे धीरे क्या कहता है, आंत्र जो होता है वो अवशोषित कर लेते हैं। यानी कि जैसे रुई के देखते हैं ना, पानी के सामने रख देंगे, पानी में लेके जाएंगे तो उसको अवशोषित कर लेता है ना, तो उसी तरह क्या करते हैं, जो पाचित वसा अंत में क्या होते हैं, अवशोषित हो जाते हैं, ठीक है, अंतरण की भित्ति में अवशोषित हो जाते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम लोग, चलिए देखिए यहाँ पर क्या है कि पादप हार्मोन क्या है, इसके दो उदाहरण दिए। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि पादप हार्मोन क्या है, तो पादप हार्मोन वे रासायनिक पदार्थ है जो पौधों के विभिन्न भागों में सूचनाओं को संचार करते हैं। यानी कि यहाँ पर साफ साफ है कि पादप हार्मोन जो होते हैं वो रासायनिक पदार्थ जो विभिन्न भागों को सूचनाओं संचार करते हैं। यानी कि पादप हार्मोन क्या है कि पौधों में रासायनिक पदार्थों को क्या करता है, विभिन्न भागों तक सूचनाओं का संचार करने में सहायता करता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, ठीक है। पादप हार्मोन कहलाता है, जैसे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन, ठीक है, ये सब क्या है, पादप हार्मोन के उदाहरण है। नेक्स्ट क्या है, आपको यहाँ पर पूछा जीवाश्म क्या है, यह जैव विकास के प्रक्रम कैसे क्या दर्शाते हैं। यानी कि जीवाश्म क्या है पहले जान लेते हैं, उसके बाद जैव विकास के प्रक्रम क्या विषय में क्या दर्शाते हैं उसको जानते चलिए। तो जीवाश्म क्या है, लाखों अथवा हजारों साल पहले जाने वाले जो पाए जाने वाले जीवों में परिचित कठोर अवशेष, चट्टानों पर पैरों के निशान, मिट्टी में बने मृत जीवों के सांचे आदि को जीवाश्म कहते हैं। यानी कि देखिए बहुत सारे पुराने जो लाखों हजार साल जो दब गए हैं मिट्टी के अंदर, उसके जब अवशेष मिलते हैं, चट्टानों पर पैरों के निशान, मिट्टी में बने मृत जीवों के सांचे मतलब क्या, उसके हड्डियां वगैरह जितने हैं सब मिलते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म हमें जैव विकास के बारे में निम्नलिखित बातें दर्शाते हैं। यानी कि जीवाश्म जो है हमें क्या दर्शाते हैं, जैव विकास के निम्नलिखित उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। ऐसी कौन सी स्पीशीज है जो कभी जीवित थी परंतु लुप्त हो गई, मतलब कि जीवाश्म से हमें पता चलता है कि ऐसी कौन सी जीव थी जो पृथ्वी से लुप्त हो गया, क्यों हो गया है, उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्या हुआ था उस समय, क्यों मर गया, क्यों यह लुप्त हो गया, क्या वातावरण चेंज गई, उसके बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा करते हैं जीवाश्म से। नेक्स्ट क्या है कि ऐसे जीवों का अवशेष जीवाश्म के रूप में मिले हैं जो कि एक वर्ग के जीवों उनसे विकसित उच्च वर्ग के बीच की कड़ी को जीवों का स्वरूप बताते हैं। यानी कि उसके बीच जो उच्च वर्ग के बीच की कड़ी होते हैं वो भी बताते हैं किससे, जीवाश्म से, ठीक है। उदाहरण के लिए ऑक्टोऑप्टेरिक्स जीवाश्म में कुछ लक्षण सरीसृप के हैं, ठीक है। आर्कीऑप्टेरिक्स, ठीक है, इसमें आर्कीऑप्टेरिक्स जो है वो जीवाश्म में सरीसृप
मतलब जो सरीसृप वर्ग है उससे मैच खाते हैं, ठीक है, जो आर्कियोप्टेरिक्स, ठीक है। तो अन्य लक्षण पक्षियों के हैं, यानी कि उसमें जो आर्कियोप्टेरिक्स है कुछ सरीसृप के लक्षण है तो कुछ क्या है पक्षियों के लक्षण। यह इंगित करता है कि पक्षी सरीसृप से विकसित, यानी कि पक्षी जो है सरीसृप से ही विकसित हुआ है। इससे मतलब हम लोग समझ में आ रहा है कि नेक्स्ट इसमें फॉसिल या पृथ्वी के अंदर विभिन्न स्तर पर खुदाई करने के निकले जाते हैं, यानी कि फॉसिल जो है पृथ्वी के अंदर क्या विभिन्न स्तर पर खुदाई करके निकल जाते हैं। इससे पता चलता है कि पृथ्वी के सतह के निकट जो पाए जाने वाले जीवाश्म गहरे स्तर पर पाए गए हैं, यानी कि जो जितना नीचे मिलेगा उतना ही पुराना होगा, साथ ही वह क्या होगा गहरे, मतलब क्या वो फॉसिल जो है वो खुदाई करके निकल जाता है, और जो जितना निकट जो पाया जाएगा वो उतना ही क्या होगा नया होगा, और जो जितना मतलब दिन का होगा वो उतना ही क्या होगा गहरा होगा या पुराना होगा। जीवाश्म की अपेक्षा अधिक नहीं है, यानी कि आप लोग समझ गए जो ऊपर में पाया जाता है निकट में पाया जाता है उसको क्या है वो अधिक नहीं है, और जो उसको सबसे मतलब जब मिट्टी को खोदते हैं तो सबसे जो भीतर में मिलता है तो उसको सबसे गहरे है, मतलब वह पुराना है, ठीक है। तो हम लोग समझ गए 14 नंबर तक ही, क्योंकि सेक्शन सी अभी नहीं बता रहे क्योंकि बहुत ही लंबा बन जाता वीडियो, इसीलिए हम लोग दूसरा आपको अपलोड करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए CSN स्टडी। आप लोग को कैसे लगी जानकारी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब के बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए।